नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम साइंस के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 वीडियो नंबर 5 करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक की बात कर लेते हैं, घूर्णन गति और वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के लगभग 40 प्रश्नों को हम करेंगे। MCQ टाइप में सारे प्रश्न होंगे। आपको पता है मैं क्या करा रहा हूँ। रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है, उसकी बायोलॉजी को हमने बोला था आपको 20 वीडियो में कराएंगे। फिजिक्स को हमने बोला था 28 से 30 वीडियो में ये हम कवर करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स का ये 5वां वीडियो है। बायोलॉजी की बात करें, लगभग 10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे ही बायोलॉजी 20 वीडियो कंप्लीट होता है हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। इसलिए आपको बने रहना हमारे साथ हर एक वीडियो में। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि बहुत फायदा आपको यहाँ से हो रहा है जिस प्रकार से आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। और एक बात, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो कम से कम 5 लोगों को शेयर करो अगर जो फायदा हो रहा हो कुछ, क्योंकि आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। एक भी रुपया चार्ज नहीं देना, सिर्फ हमारे PDF होते हैं उसी का देना होता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने PDF लिया, लेकिन मैथ के लिए डिमांड आ रही थी कि सर मैथ का बनाए, तो मैथ के लिए मैंने गेस्ट पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो 7-8 दिन टाइमिंग लगे उसका मुझे इंतजार है, जल्दी से वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी SSC चैंपियनशिप लीग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बात करें, ये हर महीने की 23, 24 और 30 तारीख को ये मॉक टेस्ट लिया जाता है और एक तरह से कह सकते हैं ये फुल एंड टेस्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टेजेस में होते हैं। ग्रुप स्टेज 1 जो 23 नवंबर को इस बार होने वाला है, ग्रुप स्टेज 2 की बात करें जो 24 नवंबर को होने वाला है, और फिनाले की बात करें जो आपका 30 नवंबर में होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न रहने वाला है ग्रुप स्टेज 1 का, ग्रुप स्टेज 2 का और फिनाले का। 3 क्वालिफायर होंगे यहाँ पे, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 और फिनाले, ठीक। और आप यहाँ पे पैटर्न पूरा देख ही सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइव प्रैक्टिस सेट आप देने के साथ साथ यहाँ पे आप प्राइजेस जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं अमेजॉन वाउचर्स है, और जिनको आप जीत के कुछ भी अमेजॉन पे शॉपिंग कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर्स आपके मैच कर जाते हैं, तो जब अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर मैच कर जाते हैं तो वो ये होगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट सबसे कम टाइम में अटेम्प्ट करेगा उसको यहाँ पे प्राइज जीतने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा चांस है, जाइए पार्टिसिपेट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल करिए। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने सेशन पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जो टॉपिक तो मैंने बता दिया था, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन हम करने वाले हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में एक धागे से बांध दिया। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन आप तो पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मैं बताने की कोशिश करूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला रहा है। अगर जो एक सिरा धागे का है और ये दूसरा सिरा धागे का है, ये धागा है सीधा है, खैर मुझसे टेढ़ा बन गया। इसमें एक शाफ्ट से में एक धागे से गेंद बांध दी जाए, मान लो यहाँ पे गेंद बांध दिया जाए और शाफ्ट को ये इस तरीके से वृत्तीय गति घुमाया जाता है। अब गेंद है, यहाँ पे पकड़ के आप घुमा रहे हो, हाथ से ये घुमा रहे हो, घूम रहा है। अब जैसे ही आप रोकोगे तो आप देखोगे ये गेंद में धागा लिपटने लगेगा। तो इससे क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि गेंद के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, गेंद का कोणीय वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ये बात करें कोणीय वेग का फॉर्मूला आपको पता होगा। कोणीय वेग इज इक्वल टू, कोणीय वेग को जब भी आप यहाँ पे देखना डिनोट करना तो ओमेगा से डिनोट करना, ये होता है θ/t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, जब गेंद अचानक लिपटने लगेगी धागे में तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोणीय वेग का आपका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेडियन पर सेकेंड। अगर जो आपसे पूछ ले इसी कोणीय वेग का विमा बताओ, तो आप ध्यान रखना इसका विमा होता है T⁻⁻1, सिर्फ T⁻⁻1, ये ध्यान रखना। तो ये सारा हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, बैलेंस बनाने के लिए, स्थायित्व में वृद्धि के लिए, ठीक है। वो ये देखो, इस प्रकार से कुछ पहाड़ होते हैं ना।
अब ये आगे की, अब देखे होंगे अक्सर पहाड़ पे झुकते चलते समय वो आगे की ओर झुक के चलेगा। ऐसे रहेगा तो ये बताओ सीधा पहाड़ पे खड़ा होगा तो क्या बैलेंस बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो अस्थायित्व में वृद्धि के लिए, स्थिरता में वृद्धि के लिए मैं कोई साइंस नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये ऐसे तो खड़ा होकर चलेगा नहीं, आगे चलेगा, क्यों? क्योंकि ये अपना बैलेंस बनाना चाहेगा। अस्थायित्व में वृद्धि के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाता। अभी जैसे गेंद को बारे में मैंने बात किया, हम घुमाते हैं, वैसे ही अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग में दोगुना कर दें, यानी कि धागे की लंबाई को दोगुना कर दें और जो वेग है, जिस वेलोसिटी से हम घुमा रहे हैं वो भी दोगुना कर दें, तो इसमें पूछ रहा है कि धागे का तनाव की पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो धागे का तनाव भी पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धागे का तनाव भी पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अभिकेंद्री बल होता है, एक अभिकेंद्री बल होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अभिकेंद्री बल, इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, बराबर mv²/r। ठीक, एक होता अपकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल वृत्त में इस केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्री बल एकदम इसका अभिकेंद्री बल का उल्टा लगता है, केंद्र से विपरीत की तरफ लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें दूध से क्रीम निकालने की मशीन जो होती है अपकेंद्री बल का उदाहरण होता है, और बात करें वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सुखाने की मशीन होती है वो अपकेंद्री बल का उदाहरण होता है। ये सारे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है। जो कार की स्टीयरिंग होती है कुछ इस प्रकार से होती है, अगर जो आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार से होती है, और यहाँ पे लीनियर होता है, यानी कि इसको आप सीधी रेखा में भी घुमा सकते हो और इसको आगे भी घुमा सकते हो, इसको आप पीछे भी घुमा सकते हो। ये होता है ना, ये होता है, यानी कि कह सकते हैं एक ऐसा बलयुग्म जो विपरीत दिशाओं में भी घूमता है, यानी कि इधर घूमता है और इधर भी घूमता है तथा एक रेखा पर भी कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें। एक कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्यों घूमता है? अब देखो यहाँ पे बात करें, जब रोड साइड बनाए जाते हैं, रोड अगर जो कहीं पे मोड़ है, ठीक है, तो साइकिल सवार है तो उसको तो झुकना पड़ेगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि उसे अपना बैलेंस बनाना है, क्योंकि झुक के उसे अपना आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसे प्राप्त करना होता है। लेकिन कार चालक होता है, देखो रोड जब बनाए जाते हैं ना, तो अगर जो मोड़ है कहीं पे तो इधर वाला सिरा ऊंचा बना दिया जाता है, इधर वाला सिरा झुका दिया जाता है। लेकिन साइकिल ट्रैक पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक, तो ये होता है अगर जो कार चल रही है तो कार में ये चीज़ें नहीं होती, कार में इसका विपरीत होता है, जिस प्रकार से साइकिल झुकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर, अभी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन मत लीजिए। ठीक है, कोई साइकिल सवार जब किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किस ओर झुकता है ये बताइए? तो भीतर की ओर झुकता है। ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, भीतर की ओर नहीं कि अगर जो इस प्रकार से रोड झुका है तो इस ओर झुकेगा। ठीक है, इस ओर झुकेगा, भीतर की ओर झुकेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार से मोड़ है तो इसका जो केंद्र होगा वो कहाँ, कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ठीक, तो ये तो क्लियर होगा आपका। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की तरफ लटकता हुआ महसूस करता है। अब देखो यही क्वेश्चन है, जब एक कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है, क्यों महसूस करता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। इसका रीजन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सामान्य द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं की वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनका अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या होगा? अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या होगा? यह आपको पता है कि त्रिज्या क्या है, यहाँ पे R1 R2 है, कहाँ गया? त्रिज्या R1 है और R2 है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला भी पता है, F बराबर क्या होता है? mv²/r। अगर जो हम यहाँ पे एक F1 मान ले, एक R2 R1 मान ले, ठीक है, तो F1 बराबर mv²/r होता है और F2 R1 हो गया, ये F2 बराबर mv²/r2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो हम मान लेते हैं अभिकेंद्रीय बल की बात, यहाँ पे m और v नियत रहता है, m और v नियत रहता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये r इधर आ जाएगा, तो F1 R1 बराबर हो जाएगा
F2 R2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो F1 बटे F2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 बटे R1। तो यहाँ पे क्या आया अनुपात, R2 बटे R1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा R2 बटे R1, ठीक। R2 बटे R1 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक घुंडी फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील आपको पता है इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा फ्लाईव्हील लगा होता है, इस प्रकार से होता है और ये लोहे का होता है, भारी भरकम होता है, ये घूमता रहता है, ठीक है। फ्लाईव्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है, आरपीएम, ठीक है। तो ये मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा, किसके द्वारा, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा आरपीएम घोड़ी फ्लाईव्हील की मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं। एनीमोमीटर की बात करें इससे क्या मापते हैं, तो एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं, क्या, वायु का वेग। और स्ट्रोबोस्कोप की बात करें तो घुंडी फ्लाईव्हील की आरपीएम इससे मापा जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुदिश अनुचर, ठीक है, अनुअचर मतलब ये गति कर रहा है, ये गति करता ही रहा है, मतलब एकदम गति कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। जब कोई पिंड ये कोई पिंड है, ये इधर गति कर रहा है और ये केंद्र है, ठीक है, ये गति करता रहा, रुक नहीं रहा, एक गति कर रहा है, ठीक है। अब बात करें क्या दिया है, जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो इस पर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। देखो जब भी कोई वस्तु, ये केंद्र है और वृत्त है और इस पर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे मान लो धागा बांध के ये घुमा रहे हो, एक समान वेग से घुमा रहे हो, ठीक है, घुमा ही रहे हो, तो इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इस पर कार्य जो होगा वो शून्य हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक और क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो एकदम रट लो, समझ, ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश मत करो क्योंकि सिलेबस लंबा है, मैं वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है आप पढ़े ही हो, पहले आपका रिविजन हो रहा है, रिपीट हो रहा है और नए कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, उसको आप पढ़ते चलो। जड़त्वागुण व कोणीय त्वरण का अनुपात होता है, तो जड़त्वागुण आप जानते हो बलागुण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और उसको हम कोणीय त्वरण भी बोल सकते हैं, यानी कि आपका बलागुण कह सकते हो, बलागुण जिसको हम इंग्लिश में टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। बलागुण बराबर होता है जड़त्वागुण गुणे कोणीय त्वरण, ये आपका टॉर्क के बराबर होता है, यानी कि बलागुण के बराबर होता है। आपका इसका आंसर बलागुण हो जाएगा, ये आपका गुणनफल होता है, ठीक है। टॉर्क बलागुण बराबर जड़त्वागुण गुणे कोणीय त्वरण, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें। अब बलागुण ध्यान रखिएगा एक प्रकार का सदिश राशि होता है। यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। एक गोल आंतरिक कोना क्या कहा जाता है, एक गोल आंतरिक कोना क्या कहा जाता है। तो गोल आंतरिक कोना की जब भी बात करें तो उसे फिलेट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है फिलेट। नेक्स्ट बात करें, एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण अदिश सदिश होता है। एक समान वृत्तीय गति में जो होता है, ठीक है, इसमें बात करें एक समान वृत्तीय गति में इस प्रकार से कोई पिंड है, मान लो एक समान वृत्तीय गति से कर रही है, तो इसका वेग, अगर जो मैं वेग की बात करूं तो वेग, अगर जो पिंड यहाँ पहुंचा तो उसका वेग इधर होगा, पिंड यहाँ पहुंचा है तो उसका वेग इधर इस दिशा में होगा, ठीक। और क्या पूछा, त्वरण, त्वरण तो आपका यही होगा, त्वरण आपका ये होगा। तो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर जो पिंड यहाँ पहुँचा तो त्वरण ये होगा, यानी कि यहाँ पर भी देख रहे हो वेग इस दिशा में लग रहा है, यानी यहाँ पर भी एक लंबवत है, यहाँ पहुँचा पिंड तो भी तो यहाँ पे भी लंबवत है, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की सही इकाई क्या है। तो कोणीय वेग की सही इकाई रेडियन पर सेकंड होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बात किया था, रेडियन पर सेकंड होता है। कोणीय वेग क्या होता है, अगर जो कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय वेग ध्यान रखिएगा आपका कोणीय विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट आप निकालोगे रेडियन पर सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, इसकी सतह
इसे इसकी ऊर्ध्वाधर केंद्रीय अक्ष के पड़ता घुमाया जाता है तो जल की सतह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जल की सतह जब भी आप इसको घुमाओगे, बेलनाकार सतह है, तो जल की सतह किनारे पर उठ जाएगी। क्या होगा? किनारे पर उठ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? हमने कोणीय वेग के बारे में बात किया था और इसकी विमा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपका। क्या होता है? टी पे पावर -1। क्या होता है? टी पे पावर -1 होता है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे टी पे पावर -1 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में एम पे पावर 0 है, एल पे पावर 0। इसका कोई मतलब नहीं होता जीरो को, ये आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि एग्जाम में आप फंस जाओ। इसका टी पे पावर -1 जो है यही इसका राइट आंसर होगा। और एम 0 दे दे, एल 0 दे दे, कोई भी 0 दे दे, कोई दिक्कत नहीं, इससे आप सी लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, अब केंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभी केंद्र बल की बात हो रही है, अपकेंद्री नहीं। अब केंद्र बल सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी केंद्र के बल के मैंने फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? F बराबर mv²/r। ठीक, ये होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। जड़त्वागुण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? देखो, जड़त्वागुण और कोणीय वेग का गुणनफल पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये कोणीय संवेग के बराबर होता है। ठीक, इसको भी आप रट लीजिए। कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण, कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण और गुणे कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग। और मैंने आपको एक और बताया था, एक और क्या बताया था? एक और मैंने बताया था बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर जड़त्वागुण गुणे कोणीय त्वरण। ठीक, ये दोनों आप एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण गुणे कोणीय वेग और बलागुण बराबर जड़त्वागुण गुणे कोणीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्वागुण और कोणीय वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो कोणीय संवेग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। धावक ट्रैक पर दौड़ते समय मोड़ पर बाई ओर क्यों झुकता है? धावक ट्रैक पर दौड़ते समय मोड़ पर बाई ओर क्यों झुकता है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, अभिकेंद्री बल के कारण कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, जिससे वो थोड़ा तेज दौड़ सके। नेक्स्ट बात करें, कृत्रिम सैटेलाइट की बात हो रही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल, ये पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा हमेशा, पृथ्वी के आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। कहाँ पे? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, इस कारण से वह भारहीन महसूस करता है। ठीक है, जीरो ग्रेविटी महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीरो ग्रेविटी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, ठीक है, तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो हमने इसके बारे में आपसे बताया था एग्जाम्पल कि अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल ये हो जाएगा। और ये क्रीम सेपरेटर मशीन होती है, पूछा जाता है क्वेश्चन, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सूखने की जो मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अपकेंद्रीय बल की बात करें जब भी, तो ध्यान रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है और अपकेंद्रीय बल की बात करें तो ये उल्टा कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल का उल्टा होता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? बैकिंग मतलब एक तरफ उठाव, अगर जो मोड़ है, अगर जो ये मोड़ है तो इधर आपका उठाव रहेगा और इधर झुकाव रहेगा। ठीक है, इधर आपका उठा रहेगा, ये थोड़ा ऊंचा रहेगा, तो इसी को हम बैकिंग बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से, अगर जो रोड है कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक, ये आप देखोगे रोड है, ऐसे रोड है तो कुछ इस प्रकार से ये उठा हुआ रहेगा, इधर ये झुका रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बैकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नहीं पैदा की जाएगी तो साइकिल सवार गिर जाएगा। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23 है। एक कण समय की बराबर अवधि में वृत्ताकार पथ पर इर्द गिर्द बराबर दूरी तय करती है तो उसका एक समान क्या रहेगा? एक कण
समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द दूरी तय करती है, तो उसमें क्या एक समान रहेगा? तो ध्यान रखना, उसमें चाल जो होगी वो एक समान है। क्या? उसका चाल एक समान है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? आभासी बल की बात हो रही है, तो एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, अभिकेंद्री बल जो होता है एक प्रकार का आभासी बल ही होता है। ठीक, अभिकेंद्र बल होता है वो आभासी बल ही होता है, और ये कहाँ लगता है? वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। नेक्स्ट बात करें, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान स्वतः क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घूर्णन गति पर जी का मान, देखो घूर्णन गति घटने से, जब भी हम घूर्णन गति की बात करें, घूर्णन गति क्या होगा? घूर्णन गति घटने से जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, जी का मान घटेगा। तो यहाँ पे अगर जो क्या होगा, घूर्णन गति रोक दे तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान स्वतः बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वत्र बढ़ जाएगा, कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो बैलगाड़ी का पहिया कैसे गति करता है? यार बैलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी है मान लो, ठीक है, और ये बैलगाड़ी चल रही है, तो ये बैलगाड़ी का पहिया घूम रहा है, तो बैलगाड़ी आगे भी जा रही है और पहिया घूम भी रहा है, यानी कि कह सकते हो स्थानांतरी गति भी हो रही है और यहाँ पे घूर्णन गति भी हो रही है। स्थानांतरी गति भी हो रही है, घूर्णन गति भी हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह सकते हो एक तो स्थानांतरी यानी कि रेक्टिलाइनर मोशन भी हो रहा है, रोटेटरी मोशन भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग जड़त्वागुण और कोणीय वेग, मैंने बताया था, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कोणीय संवेग जड़त्वागुण और कोणीय वेग के बराबर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, वेग मापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो टैकोमीटर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन एक बार और हमने किया था। ठीक है, किस चैप्टर में मुझे याद नहीं, लेकिन ये किया था। अब जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं मुझे, उनको पता है कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ से। वेग मापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ये होता है घूर्णन गति को मापने के लिए, रोटेशनल मोशन मापने के लिए। अब इसका उपयोग की बात करें, वायुयानों में लगा दिया जाता है, मोटर यानों में लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। यम द्रव्यमान की वस्तु एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही है, तो इसकी वास्तविक गति के दौरान क्या नियत रहता है? क्या नियत रहता है? तो ध्यान रखना, इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो नियत रहेगी। वास्तविक गति के दौरान इसकी गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति की ही बात हो रही है। नेक्स्ट, जब एक कार मोड़ लेती है तो कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देते? देखो ये क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि साइकिल सवार तो अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, साइकिल सवार तो अंदर की ओर झुकता है, लेकिन कार में जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो बाहर की ओर धक्का महसूस करता है। तो इस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल यानी कि ऑप्शन नंबर बी कार्य करता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू का घुमाना किसका एक उदाहरण ये बताना है। तो ये ध्यान रखना, लट्टू का घुमाना एक प्रकार सा ये आपका केंद्राभिमुख यानी कि सेंट्रापिटल फोर्स का उदाहरण है। ठीक है, केंद्राभिमुख या सेंट्रापिटल यानी कि ऑप्शन नंबर ए का उदाहरण है। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, ये जो केंद्राभिमुख है ये आपका अभिकेंद्री बल ही होता है। नेक्स्ट बात करें, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर आपने देखा होगा, जो मेले लगते होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से रोलर कोस्टर होता है, इस पर एक लगी होती है, वो ऐसे ऐसे चलता है, उसी को रोलर कोस्टर बोलते हैं। तो एक कौन सा बल कार्य करता है इस पर? तो इस पर भी अभिकेंद्री बल कार्य करता है। अभिकेंद्री बल और जड़त्व का यूज करके ये आपका चलाया जाता है। ठीक, आगे एक बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? एक समान वृत्तीय गति जब करती है तो इसमें कौन सा परिवर्तित होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी ये एक समान वृत्तीय गति करती है यहाँ पे कोई भी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या परिवर्तित होगा आपका? हमेशा वेग तो इधर है, अभी वेग यहाँ इधर इस दिशा में लगेगा। देखो यहाँ पे क्या परिवर्तित हो रहा है, कुछ समझ में ना, दिशा परिवर्तित हो रही है। ठीक, क्या परिवर्तित हो रही है? मान लो कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जा रही है, ठीक है, तो इसमें हमेशा
जो वेग की दिशा होगी वे परिवर्तित होगी। ठीक है, इधर अभी वेग इधर इस दिशा में लग रहा है, अब वस्तु यहाँ पहुँचा तो वेग इस दिशा में लग रहा है, वस्तु यहाँ पहुँचा तो आपका इस दिशा में, तो यहाँ पे हो जाएगा दिशा परिवर्तित होगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें 34। ये क्वेश्चन आपका, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। वृत्ताकार पथ पर घुमाई जा रही है तो इस पर किया गया कार्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हमने किया इसी वीडियो में किया। क्या आपको पता है, जब मैंने वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं तो हम पूछे इस पर क्या कार्य कर रहे हो। यार कोई कार्य नहीं करना, शून्य कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र की ओर लगने वाला बल, अपकेंद्रीय बल, सॉरी केंद्र की ओर लगने वाला यहाँ पे केंद्रीय वो गुरुत्व बल होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे गुरुत्व बल बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे भी गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो रहा थोड़ा सा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर, यार इसके बारे में डिस्कस किया, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं फिर से एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा काट दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु है और ये वस्तु है यहाँ पे वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, इस पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और यहाँ पे कोई केंद्र है और यहाँ पे वस्तु है, इसको आप गति करा रहे हो और इस पर केंद्र के बाहर की ओर अगर जो कोई बल ला रहा है तो उसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जैसे अभी मैं हो गया था। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? इसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट बात करें, एक वस्तु 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे क्या दिया है आपका 20 मीटर त्रिज्या, आर दिया है 20 मीटर, वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकंड के समान गति से चल रही है, वी दिया है 4 मीटर पर सेकंड। तो इसको एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो टी बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बटे वेग। परिधि आपको पता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। वेग कितना आपका दिया? v 4 दिया है तो v लिख देते हैं। अब पुटअप करते हैं, 2π और r की वैल्यू 20 बटे आपका यहाँ पे v 4 है, 4 पचे 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 पाई। 10 पाई क्या आंसर दिया है? हाँ दिया है। और 10 पाई यहाँ पे क्या होगा? सेकंड होगा, चूंकि टाइम दिया है। तो 10 पाई इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी कोणीय विभेदन की मूलभूत राशि है? कोणीय विभेदन की मूलभूत राशि है तो यहाँ पे कोण ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, एक साइकिल चालक 15 मील प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय कार मार्ग पर मुड़ता है। यदि अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसके फिसलने की संभावना क्या होगी? तो यहाँ पे आपको पता है FC बराबर होता है mv²/r। अब यहाँ पे ये दोगुनी कर रहा है, क्या दोगुनी कर रहा है? वेग। तो उसका फिसलने की गति क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फिसलने की गति होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, अभिकेंद्रीय त्वरण है। अभिकेंद्रीय त्वरण ध्यान रखिएगा एक नियत सदिश नहीं है, हमेशा एक नियत सदिश नहीं होता। त्वरण एक प्रकार का कहोगे सदिश राशि है। हमने कल डिस्कस किया था सदिश अदिश के चैप्टर को, आप उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने उसमें ट्रिक भी बताया था कि 90% वो ट्रिक काम करता है सदिश अदिश राशि पहचानने में। क्या क्वेश्चन है? अभिकेंद्रीय त्वरण है तो एक प्रकार की नियत सदिश नहीं है, लेकिन अगर जो त्वरण पूछे तो सदिश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक समान वृत्तीय गति में कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो वेग होता है एक समान वृत्तीय गति में वेग होता है वो क्या होता है? वृत्तीय। देखो यहाँ पे जब दिशा बदल रही है, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जब घुमा रहे हो तो दिशा बदल रही है, दिशा तो बदलती ही आपको पता है। और दिशा बदलने के साथ थोड़ा सा वेग भी परिवर्तित होता रहता है। तो कह सकते हैं वेग सदैव नियत नहीं रहती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दिशा चेंज करोगे थोड़ा सा आपकी गति कम होगी ना, तो ऑप्शन नंबर डी वेग सदैव नियत नहीं रहती। तो यहाँ पे इसका कथन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें,
नेक्स्ट, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है एक समान वृत्तीय गति में एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि क्या होगी? संरक्षित राशि हमेशा ये कोणीय क्या होगी? कोणीय संवेग होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये टोटल 42 क्वेश्चन थे इस सेशन में, और आज हमने ये इस बुक के कौन से टॉपिक को डिस्कस किया? कोणीय गुणन गति और वृत्तीय गति को, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन और कोलिजन मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए होगा। और इसके लिए आपको कल आना होगा, यानी कि कल नहीं सॉरी मंडे को हमारा बायोलॉजी के 3 मंडे यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार बायोलॉजी के हम 3 वीडियो करेंगे। उसके बाद आपका ये फिजिक्स का मिलेगा। तो 3-4 दिन बाद हम फिर से वापस आएंगे फिजिक्स के सेट के साथ। कोशिश करेंगे बीच में भी आपको वीडियो देने की, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।